This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः फाल्गुन कृष्ण सप्तमी दिनांक 3 एप्रिल 2021 केस टेकिंग पृष्ठ क्रमांक 2 शंखं चक्रं जलपान ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं पूर्णनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाभिलीनं प्रौढदावाग्निकीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयान्तेषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्या प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो कल मैं बात कर रहा था कि फूड इंडस्ट्री के बारे में मैं बोलूंगा। तो उसी के लेकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसमें ऐसा है कि स्त्री मुक्ति ये आरंभ जब से हुआ तब पहले तो औरतें घर पे ही बंधी रहती थी और परिवार का पोषण करना, परिवार को देखना, खास करके बच्चों का ख्याल रखना, यही उसका काम होता था। और बहुत ही कम लड़कियां सीखती थी, ऐसा था। पुराने में वगैरह जो रेफरेंसेस मिलते हैं, आपने मैत्रेयी वगैरह ऐसे कुछ विद्वान लड़कियां थी, लेकिन ये केवल अपवाद इस प्रकार की थी। जब ये स्त्री मुक्ति का आरंभ हुआ और भारत में उसका श्रेय दोनों केशव कर्वे को जाता है। पुणे में ही हमारे कर्वे ने कर दिया और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी इसमें बहुत योगदान इस प्रकार का दिया है। जब से ये कार्य आरंभ हुआ तो औरतें स्वतंत्र होने लगी, खुद पैसा कमाने लगी, पढ़ने सीखने लगी और खुद पैसा कमाने लगी। फिर स्त्री पुरुष समानता वगैरह इस प्रकार के भाव उभर आए और ये सिलसिला आज भी देश विदेशों में जारी इस प्रकार का है। और गृहस्थाश्रम
या फिर स्वस्थ धर्म को भली भांति निभाना, ये दोनों का कर्तव्य था। लेकिन पुरुष कमाने वाला था और महिला जो है वो घर पे रह के परिवार को देखती थी, ऐसी स्थिति। इसमें जल्दी परिवर्तन आ गया। महिलाएं स्वतंत्र इस प्रकार से होने लगी और फिर उनका अधिकार बनता बनता गया। फिर भी पहले वाले जो संस्कार थे उसके मुताबिक महिलाएं यद्यपि पढ़ने सीखने लगी, अच्छी खासी नौकरी या व्यवसाय इस प्रकार से कुछ करने लगी, प्रोफेशन में आ गई, फिर भी परिवार का परिवार के बारे में जिम्मेदारी निभाना ये उसने छोड़ा नहीं। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का रहा। और नौकरी भी संभालनी है और घर में परिवार की तरफ भी ध्यान ध्यान देना है, ये इस प्रकार का सिलसिला चलता रहा। जैसे जैसे महिलाएं आगे बढ़ती गई तो फिर परिवार की तरफ उनका ध्यान कम होता गया। और पुरुष भी परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और महिलाएं भी नहीं दे रहे हैं। तो ये परिवार के लिए एक बड़ी दिक्कत वाली समस्या इस प्रकार की हो। विदेशों में तो परिवार टूट ही गए हैं। ज्यादा कोई शादी नहीं करना चाहते हैं, पार्टनरशिप पे रहना चाहते हैं। और पार्टनरशिप ब्रेक होती रहती है, शादी होती भी है तो भी 25% ओनली सक्सेस रेट है, बाकी 75% में डिवोर्स हो जाता है वगैरह। ये विदेशों की स्थिति। और भारत भी अभी उसी मार्ग पर चल रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि घर में खाना बनना, अभी विदेशों में तो ये प्रचलन ही नहीं है। घर में खाना बनाना, ज्यादा से ज्यादा खाना बनाना यानी कि सैलेड बनाना। बाकी ब्रेड बाहर से आता है, जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड है वो भी बाहर से आता है। ज्यादा से ज्यादा सैंडविच बनाना या फिर सूप बनाना या फिर सैलेड बनाना, इतना ही है। जिसको हम खाना बनाना कहते हैं, वो यही तक सीमित इस प्रकार का रहा है। और भारत में भी ये प्रचलन आने लगा। और वैसे सीनियर सिटीजन्स अगर घर पे है, ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर घर पे है, तो भी कुछ हद तक इसका इसमें सुलझन होती थी, बच्चों की परवरिश होती थी। लेकिन वो भी अभी घर में नहीं है, वो भी न्यूक्लियर फैमिली इस प्रकार की हो गई है। और इसका नतीजा ये हुआ कि फूड इंडस्ट्री बढ़ने लगी। 1935, ये मालूम नहीं है कैसा साल है, कि जिसमें फार्मास्यूटिकल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स एमबीबीएस के करिकुलम एडवाइजरी कमेटी पर लिए गए। और उसी समय फूड इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका में शुरू हुआ। तो बड़े पैमाने पर इस प्रकार का आहार का निर्माण, रेडी टू ईट फूड, ये प्रचलन में आया। और मास स्केल प्रोडक्शन होने के कारण ये काफी सस्ता भी था और दूसरी चीज टेस्टी भी था, टेम्पटेशन करने वाला इस प्रकार का था। और फिर विज्ञापन तो टीवी पर चलते ही रहते हैं इस प्रकार से। तो इसके जरिए फूड इंडस्ट्री पूरे देश भर में फैलने लगी। एक टीवी का, गूगल का एक सीरियल है, गूगल का है या किसका मालूम नहीं, फूड फैक्ट्री ऐसी एक सीरियल है, मेरे ख्याल में डिस्कवरी चैनल पर होती है। और उसमें विभिन्न प्रकार के फूड फैक्ट्रीज के बारे में जानकारी दी जाती है, वो कैसे बनाते हैं, कैसे हाइजेनिक है वगैरह वगैरह इसके बारे में। तो ये काफी इम्पैक्ट इस प्रकार का कर जाता है। और खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड हो, बटर हो या फिर
बिस्किट्स हो, कुकीज हो, केक्स हो, ये सभी बड़े पैमाने पर निर्माण होते रहते हैं, बिके जाते हैं। ये काफी कॉमन प्रचलन में है। भारत में भी इस प्रकार की शुरुआत हो गई। वाग्भट ने जिन चीजों को टालने के लिए कहा है उसमें आपणिकाशन, ये भी एक बात बताई। आपणिकाशन यानी कि जहाँ आसन यानी कि खाना, आपणिका ये मार्केट के लिए शब्द है। तो मार्केट में खाना, मार्केट में बेचने वाला जो खाना है वो खाना, ये त्याज्य कहा गया है। और संस्कृति ऐसी रही है कि अतिथि देवो भव। अगर कोई अतिथि हमारे घर पे आता है तो हमारे लिए देव समान इस प्रकार का है। और फिर उसको खाना खिलाना, उसको रहने के लिए जगह दे देना, ये कॉमन बात है। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो इधर भी जाना पड़ता था। और देश इतना बड़ा है कि साउथ से लेकर अगर मुझे रामेश्वर नीचे है, काशी विश्वनाथ जाना है, ये बहुत बड़ा फासला है। फिर भी लोग जाते थे। हाँ, और उनके खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता था, उन्हें रहने का बंदोबस्त हो जाता था। कोई आदमी 15-20 किलोमीटर से ज्यादा जा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आपको उतरना ही है, लॉजेस, होटल्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। अपनी का शब्द है तो पॉसिबल है कि होटल्स उस समय जमाने में भी थी जहाँ अन्न बेचा जाता था। लेकिन फिर भी खरीदना अच्छा नहीं था माना जाता था। उस जमाने से शुरुआत होकर अभी सभी प्रकार की चीजें सभी पूरे विश्व भर में उपलब्ध हो गई है। और आपके पास पैसा है तो कोई आपत्ति नहीं है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये बड़ा माहौल इस प्रकार से बदल गया। और जो एक पारंपरिक आहार था, जो घर में ही बनता था और केवल त्योहारों के दिन परिवर्तन आता, वैसे हिंदू धर्म में त्योहार काफी है, जितने क्रिश्चियनिटी में नहीं है। मुस्लिम समाज में कुछ हद तक इस प्रकार के हैं, लेकिन मुस्लिम क्रिश्चियन में ये गुड फ्राइडे और क्रिसमस, ये दोनों को छोड़कर ज्यादा इस प्रकार के त्योहार नहीं है। लेकिन हिंदू में काफी त्योहार है। और फिर उसके लिए एक अलग खाना बनता था जो घर में उपलब्ध होता था। दिवाली जैसी परंपराएं होगी। और अभी ये माहौल बन गया कि सभी प्रकार की चीजें पूरे बरस में उपलब्ध है। दिवाली में बनने वाले फराल पूरे वर्ष, पूरे संवत्सर में उपलब्ध है। और कहीं भी बनने वाली कोई भी चीज कहीं भी उपलब्ध है। प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आ गई। आप डीप फ्रीज में रख देंगे और बरस पे के बाद निकालेंगे और खाएंगे तो भी कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि एक बरस पूर्व बन चुका है इस प्रकार। और विदेशों में ये भारतीयों में भी ये प्रचलन आ गया है, उल्टा ये भारतीयों में ज्यादा है इस प्रकार से। कि मैं डलस में एक पेशेंट के घर गया था। शाम 7, 7:30 बजे थे मैं जब पहुंचा। तो उन्होंने पूछा कि आप खाना क्या खाना खाओगे। मैंने कहा जो आपने बनाया होगा वो खाऊंगा उसमें से। मेरी दिलचस्पी की बात ऐसी कुछ नहीं है। तो बोले नहीं है, सभी है मेरे पास। रोटी सब्जी भी है, भाकरी आपको चाहिए तो वो भी है, दाल चाहिए तो है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां है, खिचड़ी है, कढ़ी है। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा कि इतनी सब चीजें आपने बनाई है। तो 15 दिन ही पहले बनी है, सब डीप फ्रीज में है, निकाल के गर्म करके दे दी। महाराष्ट्रियन फैमिली थी। और फिर भी ये उनका हाल था। तो विदेशों में इस प्रकार का काफी प्रचलन बढ़ गया है कि डीप फ्रीज में रख देने का और बाहर निकाल के खाने का।
तो ये काफी दिक्कत वाली जो पुरानी परंपराएं सभी जो थी, स्टेल फूड या प्रदूषित अन्न नहीं लेना है, दान करना है उसका, या फेंक देना है। फेंक देना हमारी संस्कृति में बैठता नहीं है, तो दान करना सबसे उचित है। लेकिन वो दूसरे दिन प्रदूषित होने पर दान करना ये अच्छा नहीं है वास्तव में। लेकिन अभी अमेरिका में 35% फूड वेस्ट जाता है, फेंका जाता है। और बुफे डिनर में भी लोग फेंक देते हैं। एक बड़ा अजीब इस प्रकार का मामला है। जब हम समझते हैं कि हम उसको खरीद रहे हैं, तो मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी करूँ उस फूड का, चाहे तो खा लो चाहे तो फेंक दो, मुझे क्या लेना देना है, मैंने खरीदा ही है इस प्रकार से। इसके बारे में एक कहानी बताई जाती है कि एक बुजुर्ग जाने माने जर्मनी के किसी होटल में गए, बहुत भूख लगी थी, बहुत खाना मंगाया, बहुत सारा छोड़ दिया, और फिर पैसे चुका दिए। तो एक व्यक्ति ने उसको टोका, और कहा कि आपने ये खाना इतना क्यों मंगाया अगर आप इतना खाने वाले नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, हमें पता नहीं चला, लेकिन हमने पैसे उसके दे दिए। तो वो गुस्सा हो गई है। उसने पुलिस को बुलाया, और फिर हाँ, एक नेशनल सिक्योरिटी फोरम इस प्रकार का कुछ है, वो लोग आ गए और उनको 200 मार्क का जुर्माना भरना पड़ा कि नेशनल वेस्ट है। हाँ। और इस प्रकार से अन्न का त्याग करना नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर हानि है इस प्रकार। ये दृष्टिकोण हमारे में कब आएगा मालूम नहीं इस प्रकार से। भारत पाकिस्तान वगैरह विकसनशील देशों में, पाकिस्तान विकसनशील भी कहने लायक नहीं है वास्तव में, भारत को विकसनशील कहने लायक इस प्रकार का है, जहाँ बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं और बहुत सारे लोग अन्न का त्याग कर देते हैं। ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा इस प्रकार का है कि हम खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं क्योंकि कोई बेचने वाला है, कोई उसकी एडवर्टाइज करने वाला है, इसलिए खरीद रहे हैं। और फिर उसकी कीमत नहीं रहती, मैंने खरीदा है तो मैं फेंक सकता हूँ इस प्रकार से। दूसरी जगह नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोग हैं, आदिवासी वहां पे रहते हैं, उनके पास खुद खाने के लिए नहीं रहता, लेकिन अगर अतिथि घर पे आता है तो अपना खाना उसको दे देते हैं। काफी लोगों ने इसके बारे में कहानियां बताई। तो ये भारत की संस्कृति इस प्रकार की है। तो इसमें जो आमूलाग्र परिवर्तन आया, उसकी शुरुआत स्त्री मुक्ति आंदोलन से हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और अभी फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि परिवार के तरफ कौन देखेगा। ये जो खाना बनाना, ये स्त्रियों का, औरतों का काम था, वो कौन करेगा इस प्रकार से। और बच्चों की परवरिश कौन करेगा। और इससे अगर परिवार टूट जाता है, विदेशों में तो जैसे ही लड़का लड़की युवा होते हैं तो उनको बाहर निकलना ही है घर से, घर पे कोई रह नहीं सकता। अगर घर पे रहते हैं तो समझते हैं कि उसमें कुछ कमियां हैं इसलिए वो घर पे है। नहीं तो उसको घर से बाहर निकलना ही है। और रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल जाते हैं वेटर के करीब, और वो इतने अच्छे रहते हैं कि इतनी आमदनी होती है कि उसके ऊपर गृहस्थी चला सकते हैं। मैंने एक कपल देखा था, केवल 4 महीने विदेशों में होटल में काम करते थे, फिर भारत में आकर 8 महीने उस पैसों पर आधार पर रहते थे, और वापिस जाने को फिर से उनको जॉब मिलता था।
हमारी ये नहीं होगा, अगर आप जॉब छोड़कर जाओगे तो फिर से जॉब मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये बरसों तो किस प्रकार से करते रहे कि कोई दिक्कत नहीं आई उनको। हाँ, जब विदेशों में रहते थे, बहुत पैसा जमा करते थे और बहुत कंजूसी से पैसा खर्च करते। भारत में आकर वो अमीर हो जाते, क्योंकि डिफरेंस इतना है, $1 के लिए अगर 65-70 रुपये है, तो यहाँ तो अमीर हो जाते हैं और फिर अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इस प्रकार से भी करने वाले लोग हैं और भली भांति जी सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि फूड की भी इंडस्ट्री बन गई, जैसे केमिकल्स की फैक्ट्री लगी, ये कपड़े वगैरह के बारे में फैक्ट्रीज बनी, उस प्रकार से फूड की भी फैक्ट्री बनी। और चैनल चल रहा है, चैनल में सीरियल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है काफी पैमाने पर है, बड़े पैमाने पर है ये फूड फैक्ट्री का बिजनेस इस प्रकार से। मैकडोनाल्ड और केएफसी पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। मैकडोनाल्ड का जो मालिक है, उसको एक बार पूछा गया था, उसने पूछा, उनके पास लोग सीखने के लिए आते थे, तो उसने पूछा कि मेरा बिजनेस क्या है। तो किसी एक छात्र ने जवाब दिया, इसमें पूछने की क्या बात है, आप ये फास्ट फूड बनाकर बेचते रहते, वही बिजनेस है। तो उस मालिक ने कहा, नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। तो यानी कि जब मैकडोनाल्ड से आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो तुम्हारी जो जगह है, जो प्राइम जगह रहती है सिटीज में, वो मैकडोनाल्ड्स को देनी पड़ती है, वो मैकडोनाल्ड्स की हो जाती है, और तभी आपको फ्रेंचाइजी मिलती है। फिर भी ये जमीन देखकर भी आपको इतना मुनाफा मिलता है कि आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिनके पास कई जगह जगह है, और कुछ शहर में है, कुछ देहातों में है वगैरह, वो आसानी से इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये रनिंग बिजनेस है। चाहे जगह मैकडोनाल्ड के पास चली जाए, फिर भी मीटर चालू हो जाता है पैसों का, और मैकडोनाल्ड्स का नाम इतना है, बड़ा है, कि कोई आपत्ति नहीं है, वो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। एक अमेजोन पर डीवीडी अवेलेबल है, सुपर साइज मी करके। तो एक आदमी ने मैकडोनाल्ड का कुछ खाना लगातार खाया, और उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गई, वेट बढ़ गया वगैरह। तो उसने उसने मैकडोनाल्ड पर मुकदमा चलाया कि ये खाने से मुझे ये हो गया, इस प्रकार। ये अमेरिका में काफी कॉमन है। तो मैकडोनाल्ड ने स्टैंड लिया कि उसने सिर्फ हमारा खाना नहीं खाया है, उसने उसके साथ और भी कुछ चीजें खाई हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि केवल मैकडोनाल्ड के जरिए बिगड़ा हुआ हो। न्यायालय ने बात मान ली, उस व्यक्ति ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मैं 1 महीना केवल मैकडोनाल्ड का ही खाना खाऊंगा, बाकी कुछ भी नहीं खाऊंगा, ये सिद्ध करूंगा कि ये मैकडोनाल्ड से ही हुआ। उसने आरंभ किया। पहले उसके सभी परीक्षण किए गए, कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वगैरह की सभी के बारे में नॉर्मल था। पांचवें छठे दिन से परीक्षण में बिगाड़ आना शुरू हो गया। 14-15वें दिन में वजन काफी बढ़ गया, इम्पोर्टेंसी आ गई, बीपी बढ़ने लगा। 24-25वें दिन को डॉक्टर ने कहा, अब ये छोड़ दो, तुम्हारे शरीर का पूरा नुकसान कर रहे हो, ये आगे मत बढ़ाओ। लेकिन उसने जिद करके 1 महीने तक वो पूरा किया। और सभी पैरामीटर्स इतने बदल गए, ये सिद्ध करने के लिए काफी था कि मैकडोनाल्ड से इस प्रकार से बिगाड़ आता है। तब तक मैकडोनाल्ड को इसका पता चल गया। उसने पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित कर दिया कि मैकडोनाल्ड पर कोई मुकदमा नहीं चला सकता, वो तो बिग जायंट है।
तो पैसों का खेल है। उसने ये करके दिखाया, तो ये मुकदमा नहीं चला पाया। तो फिर उसने ये डीवीडी बनाई और उसके जरिए प्रचार प्रसार करता रहा। उसको वापस आने में 3 बरस लगे। 1 महीने का परिणाम दूर करने के लिए सैलड्स वगैरह ऐसा कुछ खा के 3 बरस उसको लगे कि ये सभी पैरामीटर्स फिर से नॉर्मल। तो और उसमें बताया कि उसमें एडिक्शन हो गया। 20-25 दिन के बाद अगर वो खाना नहीं खाएगा, वो पहले 2 दफा खाना खाता है, उसको लगने लगा नहीं मुझे भूख लग रही है, मुझे 3 दफा खाना खाना है। और खाना नहीं खाएंगे तो सर दर्द होता था। खाना खाने के बाद ठीक होता था। तो ये सभी चीजें इस बात को दोहराती है कि इसमें कुछ एडिटिव डाला गया है, एडिक्शन करने वाला इस प्रकार का डाला गया है, उससे एडिक्शन लग जाती है। अभी इतना प्रचलन नहीं है कि वही सिर्फ खाते हैं वगैरह भारत में, लेकिन अभी बर्थडे पार्टीज मैगडी के बिना होती नहीं है। ये भी अजीब माहौल है, खास करके अमीर लोगों के बच्चे। इसमें सभी अमीर होते हैं ऐसा नहीं है, फिर भी ये प्रचलन जो आ गया कि मैगडीज के पार्टीज के बिना कुछ चलता नहीं है इस प्रकार से। ये बराबर नहीं है। और बच्चों को तो क्या, जो टीवी में देखते हैं, जो विज्ञापन देखते हैं, उसके आधार पर जिक्र करते हैं एक ही 2 बच्चे होने वाले हैं, तो उनकी जो डिमांड्स है सुपर साइज में, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाता है। और ये लाडलापन सभी के लिए बहुत ही नुकसानकारक, हानिकारक इस प्रकार। तो इसमें मैकडोनाल्ड्स में 36 आइटम्स है, इसमें से 33 जो है वो प्री कुक्ड है, और केवल 3 आइटम्स फ्रेश होते हैं, वो कहीं भी मिलते नहीं है। सैलेड जैसे वो बताते हैं कि अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये 33 जो प्री कुक्ड आइटम्स है वही मिलते हैं। ड्राइव थ्रू भी है। आप एक जगह से अंदर प्रवेश करेंगे, वहां पे ऑर्डर दे देंगे, पैसे करेंगे। और जब तक आप घूम के वापस एग्जिट गेट में आते हैं, तब तक आपका पैकिंग तैयार होता है। पैकिंग उठाए और निकल पड़े। तिला सांग ना, तू तुम्ही बोला का नाही? तिला बोलायचं. Serious असू शकते. तो ये ड्राइव थ्रू, ये कंसेप्ट कहाँ से आई? क्योंकि सभी प्री कुक्ड ही है, सिर्फ गर्म करके आपको देना है, माइक्रोवेव हाजिर है, तो बहुत ही आसान है। रूपाली दर्शन ऐसे तो बोलती है इसमें। तो ये जो कंसेप्ट इस प्रकार से रूढ़ हो गए हैं। मैकडोनाल्ड्स के बारे में एक और भी चीज है कि किसी ने हॉट कॉफी ले ली और डैशबोर्ड के यहाँ रखी, पूरा कप भरा था, बहुत गर्म थी, और फिर थोड़ी स्पिल ओवर हो गई और उसके पैरों पर गिर गई। तो उसने मैकडोनाल्ड पर मुकदमा चलाया कि आपने लिखा नहीं था इसके ऊपर कि हॉट हैंडल विद केयर। तो मैकडोनाल्ड ने स्टैंड ले लिया कि उसको मालूम था, उसने हॉट कॉफी खरीदी थी, और उसको पता होना चाहिए था कि ये गर्म है और मुझको नुकसान कर सकती है। तो ये उसकी बेदरकारी है इस प्रकार से। लेकिन इसने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे मालूम था लेकिन मैं भूल गई। मैं कार चला रही थी। और आपने उसमें लिखा नहीं था कि ये हॉट हैंडल विद केयर इस प्रकार से। तो $1 लाख जुर्माना भरना पड़ा मैकडोनाल्ड। तो ये अमेरिकन मेंटेलिटी है। वहाँ कुछ वकील ऐसे ही है कि जो
कारण ढूंढते रहते हैं किस तरीके से दूसरे के ऊपर मुकदमा चला जाए और पैसे कैसे प्राप्त करें. Children eating kurkure, chocolates and candies is a real problem. I think they might have addictive elements in them, so they demand them repeatedly. वही मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये एडिक्शन करने वाला. हाँ क्या कैंसर है? टेस्ट एनहांसर है. तो हमारे आरोग्य वाले पदार्थ देने चाहिए रोचन इस प्रकार के. त्याच्यामुळे म्हणजे एक म्हणतात की वेगवेगळ्या प्रोसेसिंग सध्या काय काय होतं असं होतं कसं विविध दुग्ध आहे किंवा आपल्या दुग्ध काय काय दुग्ध आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यात त्यांनी ते सांगितलेलं मोनोसोडियम त्याचे हजार्ड म्हणून ऑटिझम असेल असतील या सगळ्या गोष्टी होतात आणि पण तरी पण त्याच्यावर निर्बंध नाहीये. उससे एडिक्शन ऑटिझम वगैरह या हार्मोनल इम्बॅलन्सेस हो सकते हैं. आजकालच्या सर्व प्रोसेस फूड आयटम्स मध्ये हे असतेच. तो बच्चों को इससे कैसे बचाएं, ये एक अहम मुद्दा है. और केवल बच्चे ही नहीं, युवा पीढ़ी खास करके इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेने वाली है. अगर एडिक्शन नहीं बनता है तब तक ठीक है, कभी 2-4 महीने में 6 महीने में एक आध बार खाते हैं तो ठीक है. हम मलेशिया में थे और मलेशिया में वेजिटेरियन डाइट मिलना काफी मुश्किल है. सुबह को रोटी चना ही करके मिलती थी, शाम को सभी जगह नॉनवेज ही होता था. तो फिर एक ने सुझाव दिया कि आप मैकडोनल्ड में जाए और चिकन बर्गर विदाउट चिकन ऑर्डर करें. तो शुरू में तो उनको पता नहीं चलता था ये क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं, चिकन बर्गर विदाउट चिकन इस प्रकार से. लेकिन आनंद से देते थे क्योंकि उनका चिकन बच जाता था, पैसे तो इतने ही लगने वाले. लेकिन ये काम कर गया और हमें कुछ मिलने लगा. दूसरा ऑप्शन था चाइनीज रेस्टोरेंट में जाकर वेज चाइनीज राइस इस प्रकार का लेने का, लेकिन उसमें भी कहीं छुपा होता है नॉनवेज, पता नहीं चलता इस प्रकार से. MSG is real culprit in most of fast foods. They mention only no and not name like 320 mg for MSG. Yeah. इसके बारे में भी काफी बहस हुई है कि नंबर कोड नंबर्स दे देते हैं और कोड नंबर्स के जरिए अगर हम ढूंढेंगे नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलेगा. तो ऐसी स्थिति में काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है. और ये इंडस्ट्री जो पूरी बदल चुकी है, पूरा अननेचुरल इस प्रकार का हो गया है और एडिक्शन बना रहे हैं. ये बड़ी दिक्कत वाली बात अभी हो गई है. और घर में खाना बनना बहुत ही कम हो गया है. सैटरडे संडेज को रेस्टोरेंट्स में क्यू लगा, कतार लगी रहती है. आपको वेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ टेबल खाली हो जाए तो आप वहां पे जाकर बैठेंगे, तब तक बाहर बैठने के लिए कुर्सियां रखी जाती. तो ये स्थिति क्यों आ गई, इतने सारे लोग बाहर खाना क्यों खा रहे हैं? तो घर में बनाने के लिए किसी को समय नहीं है, बनाने की आदत नहीं रही है. पहले जमाने में पहले पीढ़ी से पिछले पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी को ये सब सिखाया जाता था. अब अगर सास घर में है ही नहीं तो भी दिक्कत है. जब तक लड़की की शादी नहीं हुई तब तक, अभी पुराने जमाने में तो वो खाना बनाना सीखती थी. अभी ये सीखने का माहौल इतना बड़ा है, करियर ये इतनी बड़ी चीज है कि इस प्रकार से खाना बनाना ये सीखना
वो भी आवश्यक नहीं समझती, उसकी माँ भी इतना आवश्यक आवश्यक नहीं समझती। और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि बाहर सभी चीजें मिलती है, चाहे पूरण पोड़ी, चाहे हो मोदक हो या कुछ भी हो, जो हमारे त्योहार के पदार्थ है वो भी सभी बाहर से आसानी से ला सकते हैं। तो सीखने की, बनाने की जरूरत क्या है, वो उल्टे ज्यादा अच्छे होते हैं घर में बनाने से। वो ज्यादा अच्छे बनाते हैं क्योंकि उनको उसी की ट्रेनिंग मिली है इस प्रकार से। तो इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे? तो मेरे ख्याल में इन सभी का मूल स्त्री मुक्ति आंदोलन इसमें है। हाँ। और जब तक हम परिवार की तरफ जागरूक नहीं होंगे, बच्चों की अच्छी खासी देखभाल होना ये भी एक इन्वेस्टमेंट, ये नहीं समझे। अभी के जमाने में एक 10-20 बरस पहले जो भी औरतें कहीं काम पे जाती थी या कुछ बिजनेस करती थी, प्रोफेशन में थी, फिर भी वो घर में भी ध्यान देती थी। लेकिन ये परिस्थिति बहुत तेजी से बदल रही है और घर में ध्यान देना बिल्कुल कम हो गया है या बंद ही हो गया है। I think same thing, which is thing is which different types of teas nowadays available in tea disposals, and people take them repeatedly, and if they don't take it, they feel agitated. तो यही है अभी ये येवले का चाय से लेकर प्रेमाचा चाय, गुड़ाचा चाय, बासुंदीचा चाय, पुणे में तो काफी प्रकार के चाय अवेलेबल है। और ये आशंका होती है कि हाँ, इस प्रकार का चाय क्यों लेना है, बार बार इस प्रकार से लेना है। चहाला वेळ नसते पण वेळेला चहा लागते। यहाँ पे एक लिखा है कि चहाला वेळ नसते, किसी भी समय आप चाय ले सकते हैं, लेकिन अगर चाय का समय होता है तो आपको चाय चाहिए ही। तो ऐसी स्थिति में ये एडिक्शन इसी प्रकार का है। तो अभी के जो दोष वैषम्य है, इसमें ये काफी परिवर्तन है। जिन पदार्थों के बारे में, जिन मूल पदार्थों के बारे में ग्रंथ में बहस है, वर्णन किया गया है, जैसे कि ये चावल, गेहूं, दाल, इससे लेकर सब्जी या फल वगैरह वगैरह, पत्र शाक, फल शाक वगैरह, ये सब लेंगे, उनके गुणधर्मों के बारे में बताया गया है, उनके संस्कारों के बारे में बताया गया है, उनसे जो पदार्थ बनते हैं उनके बारे में कुछ जिक्र है। लेकिन अभी फिलहाल जो अवेलेबल है ये इससे कई अलग ही है। इसमें संकरित बीज, संकरित गाय, इसका एक अहम रोल है। फिर जो मसाले वगैरह है इसमें ये काफी एडिक्टिव्स इस प्रकार के हो गए हैं, कि जिससे एडिक्शन बन जाए इस प्रकार से। मैगी, नूडल्स वगैरह जो चीजें हैं, अब पतंजलि ने मान लिया कि हम कितना भी विरोध करेंगे लोग मैगी लेंगे, तो क्यों हम ही खुद मैगी न बनाए। तो पतंजलि की मैगी भी आ गई इस प्रकार से। तो ये काफी माहौल इस प्रकार से बदल गया है, और उसमें से कैसे पूरे देश को, पूरे विश्व को बाहर निकालें। हम तो सोचते हैं हमारा जो केस पेपर है इसमें क्या खाना खाते हैं वगैरह, इतनी गहराई में कौन जाता है कि आप बाहर का खाना कितने खाते हैं, बाहर से मंगाई हुई चीजें कितने खाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति है कि आप रेगुलर तौर पर बाहर से मंगाई हुई चीजें खा रहे हैं और ये फूड इंडस्ट्री में बनी इस प्रकार की चीजें हैं, वैसे देखा जाए तो भारतीय चीजें फिर भी बेहतर है। मैकडोनाल्ड वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो हमारा वड़ा पाव हो या चिवड़ा हो या समोसा, कचौरी वगैरह इस प्रकार के हो, वो फिर भी इससे बेहतर है।
उन्हें भी नहीं लेना है वास्तव में। रोटी सब्जी का ऑप्शन होना चाहिए, ये मिलता ही नहीं था। हाँ, और बटाटे बड़ा सस्ता था और रोटी सब्जी बहुत महंगी थी। अब वही ये शिव भोजन वगैरह करके लाया है और सस्ते में मिल रहा है थोड़ा सा, लेकिन क्वालिटी क्या है वगैरह के बारे में मुझे तो पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन इंडस्ट्रियल हेल्थ के बारे में अगर सोचेंगे, जहाँ पे कैंटीन होता है और हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं इस प्रकार से, उनके लिए जो खाना बनता रहता है, हाँ, वो तो पूरा कमर्शियल इस प्रकार का होता है। तो जो सस्ते में चीजें मिलती है वही लेना है उनके लिए, तो ये सबसे आम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। और फिर उनके हेल्थ के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सब्सिडाइज होते हैं कैंटीन जो है, सब्सिडाइज। तो जो 10 रुपए की चीज है आपको 2 रुपए में अगर मिल रही है, तो फिर वो टेम्पटेशन होता ही रहता है, इतनी सस्ती है तो यहीं पे खाना खा ले, घर से क्यों लेके आए इस प्रकार से। और सुबह अगर जल्दी पहुंचना है, 7 बजे काम पे पहुंचना है, 6 बजे निकलना है, तो घर की औरत को 6 बजे से पहले पूर्व खाना बना के देना पड़ेगा। अब ये सोचते हैं कि क्या हर्ज है, अच्छा है, हाइजीनिक रहता है खाना जो है कंपनी का, और सस्ते में मिलता है। यहाँ तो हमें ज्यादा खर्चा आता है, फिर सुबह जल्दी उठकर कराना बनाना, और वो औरत भी अगर काम पर जाने वाली है तो ये भी काफी मुसीबत का मामला इस प्रकार का। तो ये काफी परिवर्तन इन सभी चीजों में आ गया है, और मूल रूप से उसको अगर करना है, दुरुस्त करना है, तो काफी सोचना पड़ेगा। तो मैं जिक्र करता हूँ कि जो वैद्य है इसमें शामिल होने वाले, अभी सुश्रुत का थीसिस का विषय है कि अवेयरनेस अबाउट ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड। ये तो दूर की बात है, ऑर्गेनिक नेचुरल फूड के बारे में अवेयरनेस नहीं है। घर का खाना कितना खाते हो, बाहर का कितना खाते हो, ये भी पूछना जरूरी। और फिर घर के खाने में शायद हम परिवर्तन ला सकते हैं, ऑर्गेनिक खाना है, नेचुरल खाना है, इस प्रकार से। बाहर के खाने में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं पौंडीचेरी में था, मुझे बाहर खाना खाना था, और विज्ञापन देखे तो उसमें पता चला कि यहाँ ऑर्गेनिक होटल है। तो मैंने तुरंत फैसला किया कि हम ऑर्गेनिक होटल में जाकर खाना खाएं। उसका ऑर्गेनिक स्टोर भी बाहर था और अंदर होटल था, खाना अच्छा था। लेकिन ये पौंडीचेरी में देखा मैंने, दूसरे कई जगह देखा नहीं, यहाँ पुणे में भी है लेकिन वो असली नहीं है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि घर पे बना हुआ खाना और दिन रात रोटी सब्जी दाल ऐसा ही खाना है, और वो भी ऑर्गेनिक नेचुरल खाना है। और त्योहार के दिन इस प्रकार के कुछ जो अलग अलग माहौल है, पूरण पोली हो, बासुंदी हो, श्रीखंड हो, या फिर मोदक हो वगैरह वगैरह, इस प्रकार का खाना खाना है। लेकिन ये बरस में 8 9 बार 10 बार इतना ही होगा, उसके ज्यादा नहीं होगा। और फिर लोगों को मिलते हैं, हाँ, संगोष्ठी बढ़ती है, ये उसके फायदे हैं। तो ये त्योहार का माहौल होना है वास्तव में, हाँ, और सिर्फ उसी दिन में परिवर्तन आना चाहिए। पोड़ी जो कही जाती है वो अभी भी देहातों में पोड़ी यानी कि पूरण पोड़ी, और रोटी जो बोलेंगे वो ज्वार की रोटी ही रहेगी। गेहूं की रोटी को रोटी नहीं बोलते। तो ये क्यों हुआ इस प्रकार से? तो रोटी सिर्फ त्योहारों के दिन खाई जाती थी, गेहूं की रोटी से। लोगों ने हर दिन तो उत्सव बना दिया। उत्सव नहीं होता है लेकिन, ये बेबसी है।
अभी वो सीरियल आई कुठे काय करते उसमें वो संजना दिखाई है कि हर रोज खाना बाहर का लाते हैं, खुद को कुछ बनाना ही आता नहीं है इस प्रकार से। तो ये अजीब बात है। गृहस्थी करना चाहती है, शादी करना चाहती है और खाना बाहर से ही आएगा। तो ये मेंटेलिटी है। तो फूड फैक्ट्रीज बनी इसके लिए उसके विज्ञापन होते रहे, प्रचार प्रसार होता रहा, लोग उसकी तरफ आकृष्ट हो गए और फिर घर में खाना बनाना कम होता गया। ये माहौल है। How about ice cream? There are many types of them, especially mixed with fruit like figs, guava, pineapple, etc. Is it really possible if we recommend any ice cream flavor? इसमें भी ऐसा है कि रियल आइसक्रीम कम है और तेल से बना हुआ आइसक्रीम जैसे दिखने वाला एक और है, उसको कुछ अलग नाम दिया है। एक कंपनी ने इसके बारे में मुकदमा चलाया दूसरी कंपनी पर कि आप अपने प्रोडक्ट को आइसक्रीम मत कहो, ये आइसक्रीम नहीं है, उसको मानना पड़ा। तो रियल आइसक्रीम जो दूध से ही बनना है, अब ये दूध कौन सा रहेगा? जो सस्ता मिलता है वही रहेगा। तो एवन मिल्क का ही बनता है क्योंकि भैंस का दूध से ज्यादा महंगा इस प्रकार का है। और नेचुरल आइसक्रीम जो है जिसके साथ में फ्रूट्स होते हैं, बाकी आइसक्रीम में फ्लेवर्स होते हैं, ये तो केमिकल है और उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन केमिकल होने की वजह से अच्छी नहीं है। और ये जो जिसको हम अच्छा आइसक्रीम दूध से बना है, वो उसको कोई शब्द है, मुझे याद नहीं। इस आइसक्रीम एंड फ्रॉम वेटिंग फॉर स्कूल डेजर्ट दे हैव टू नेम इट नेम लाइक इट। तो ये बहुत छोटे अक्षरों में लिखा जाता है कूल डेजर्ट, क्योंकि ये जबरदस्ती है उसके ऊपर। तो वो देख कर लेना चाहिए आइसक्रीम है या कूल डेजर्ट है, जो वेजिटेबल आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम ही नहीं है। अभी रमेश नांदल जी ने उनके किताब में कुछ गुणधर्म देने के प्रयास किए हैं, जो नए पदार्थ इस प्रकार के, उसमें आइसक्रीम का भी जिक्र है। ये थोड़ा आसान है कि दूध शर्करा इस प्रकार से अगर आइसक्रीम बनेगा और ठंडा बनेगा तो शीत गुरु स्निग्ध इस प्रकार का उसका नतीजा होगा, पित्त शामन अच्छा करेगा, कफ को बढ़ावा देने वाला होगा वगैरह। ये काफी आसान है, तो उन्होंने उसके बारे में बता दिया है कि ऐसा ऐसा। लेकिन उन्होंने भी शायद सोचा नहीं होगा कि डेजर्ट कुछ भी हो सकता है जिसको लोग आइसक्रीम समझकर खाते हैं। और ये वास्तव में आइसक्रीम है ही नहीं है, उसमें गुणधर्म होने वाले ही नहीं है इस प्रकार से। तो ये समझने की बात है। पुराने जमाने में हमने कभी आइसक्रीम घर पे भी किया है। अब ये काफी दिक्कत वाला मामला होता है। उसका आइसक्रीम बनाने का पॉट आता है, अब ये फ्रीज में भी रख सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन हमने तो हाथ से घुमाकर आइसक्रीम बनाया था घर पे। और बहुत सारे लोग रहते थे, ये समर वेकेशंस हॉलीडेज रहते थे, तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते थे। मुझे याद है मैं हम मामा के घर जाते थे, 18-19 बच्चे रहते थे और ये अलग ही माहौल रहता था। और बड़े पैमाने पर आइसक्रीम बनता, सभी के लिए पेट भर आइसक्रीम इस प्रकार का। लकड़ी के कंटेनर में नमक डालकर घुमा घुमा कर बना इज रियल आइसक्रीम, वही 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 हम करते थे इस प्रकार से। और वो काफी मात्रा में बनता था, दूध से ही बनता था, दूध और शक्कर से ही बनता था, और सिर्फ बाहर से ये नमक और आइस बर्फ डाला जाता था और वो काफी घुमाना पड़ता था इसको। कहाँ गया वो माहौल? अभी ये मामा के घर पे जाना वगैरह ये तो सब बंद ही हो गया। ना ही उनको दिलचस्पी रही है, ना ही बच्चों को दिलचस्पी रही है उनके घर जाने की।
और खेलना कूदना इतना बहुत रहता था कि बहुत भूख लगती थी, अच्छा खाना खाते थे। अब मुझे तो याद है मेरी मामी तो बहुत अच्छी थी वो बड़े प्यार से सभी बच्चों को खाना खिलाती थी। कभी भी उसने ऐसा नहीं सोचा कि हमारा इतना खर्च हो रहा है और उनको आगे वो बिल भरने पड़ते थे, आगे के 3-4 महीने वो बिल भरते थे। फिर भी कभी भी इसने कभी शिकायत नहीं की कि इतने बच्चे हमारे घर पे आते हैं, इतना खाना खाते हैं। तो ये पुराने जमाने का माहौल था अभी ये काफी बदल गया। चाहे लोगों के पास पैसे हैं लेकिन प्यार नहीं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन कैसे लाएंगे, इसके बारे में सोचना। तो मैंने एक बीच में सुझाव दिया था, अभी भी कर सकते हैं, कि आयुर्वेद के छात्रों को, लड़का लड़की कोई भी हो, रेसिपी बनाने के लिए एक कंपटीशन डिक्लेयर करें और पुराने ग्रंथों से निघंटु रत्नाकर, क्षेम कुतूहलम, भोजन कुतूहलम वगैरह वगैरह ग्रंथों में काफी रेसिपीज आई है जो प्रचलन में नहीं है, दुग्ध कूपिका वगैरह इस प्रकार की कुछ है। तो वो रेसिपीज बनाना और उसको प्रचलन में लाना, इसके बारे में थोड़ी जागरूकता अगर निर्माण करेंगे तो शायद आयुर्वेद कम्युनिटी में इसके बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार होना आरंभ होगा। तो मेरे मन में ये है कि इस प्रकार से कुछ कॉम्पिटिशन्स अरेंज करेंगे। वैसे पाठांतर स्पर्धाएं होती रहती है, क्विज होते रहते हैं, निबंध स्पर्धाएं होती है, वक्तृत्व स्पर्धाएं होती है। फिर भी ये भी एक अलग स्पर्धा इस प्रकार की रहेगी और इसको भली भांति अगर हम करेंगे तो शायद ये प्रचलन में आएंगे। हाँ, हमारा ग्रंथों का श्रीखंड अलग है जो भीमसेन ने पहले बनाया और कृष्ण को खिलाया, ऐसा भाव प्रकाश में रेफरेंस आता है। तो रसाला नाम से उस श्रीखंड को लाए। तो इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं और हमें पारंपरिक पदार्थों से ही आगे काम लेना है। ये पारंपरिक पदार्थ ज्यादा टिकते नहीं, चाहे शंकरपाळी या कड़बोड़ा एक्सेट्रा, ये सभी चीजें हो सकती है घर में, ये सभी तली हुई चीजें वैसे टिकने के लिए ये आवश्यक इस प्रकार का होता है। लेकिन अगर घी में तलते हैं तो एक अच्छा रहता है, विदा ही नहीं होता इस प्रकार से। तो कोल्ड ड्रिंक्स और रेडी फ्रूट जूस तो अच्छे नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। कोल्ड ड्रिंक से तो कोई मतलब नहीं, रियल फ्रूट जूस है तो भी उसमें कह सकते हैं कि हाँ कुछ तत्व है, लेकिन ये प्रिजर्व होने के कारण उसमें प्रिजर्वेटिव्स के बिना या रेफ्रिजरेशन के बिना वो टिकने वाले नहीं। तो जो भी प्रक्रिया करनी है वो कम से कम नैसर्गिक प्रक्रिया हो, इसके बारे में अगर सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। मैंने अभी कोकण में एक ड्रायर देखा, सोलर ड्रायर, और इसमें फणस, आंबा वगैरह ये जो है उसको भली भांति ड्राई कर सकते हैं और फिर पाउडर बना के, उसने कहा कि एक चौथा ही हिस्सा अगर फणस, जैकफ्रूट की पाउडर मिलाई जाती है गेहूं में तो डायबिटीज कंट्रोल होता है। अभी मैंने सुना है, सिर्फ मैंने कुछ करके देखा नहीं है, ऐसा कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है इस प्रकार से। तो ये भी बात हो सकती है। वैसे कोकण में फणस काफी मिलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार का अगर फणस की पाउडर का निर्माण करेंगे तो गेहूं का आटा तो मिलता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनी रेफरेंस फॉर आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स फॉर फूड इन आवर टेक्स्ट, परंपरा से बहुत सारे आते रहे हैं ना, फणस पोड़ी, आंबा पोड़ी से लेकर बहुत सारे आचार है कि जो टिकाऊ इस प्रकार के रहते हैं।
अब जो टिक नहीं सकते उनको रिफ्रीज में रखकर प्रिजर्व किया जाता है, वो हमारे हिसाब में अच्छा नहीं। ताजा बनाओ और खत्म करो, ये सबसे बेहतर तरीका है। उतना ही बनाओ जितना आप खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ऐसे हुआ है इस स्थिति में कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स वाले बहुत सारे फूड मटेरियल व्यवहार में उपलब्ध है, कंजम्पशन उसका बहुत तरीके से हो रहा है इस प्रकार से। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में हो। ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि खाने पीने में जो परिवर्तन आया है, और ये बहुत सारी प्रिजर्व फूड, होटल फूड, ये सभी फणस, जांभूळ, करवंद, क्षारधर्मी सांगितले आहे। ते आंबाधर्मी आंबा खाऊन झालेल्या विकारावर उपयुक्त सांगितले है। दातार गुरुजी का कहना है कि मैंने सुना नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं अगर दातार गुरुजी ने कुछ बताया है। लेकिन जो भी इस प्रकार से जिस देश में, जिस प्रदेश में जो निर्माण होता है नैसर्गिक रूप से, उसको प्रचलन में लाएंगे तो दोनों तरीके से हमारा कार्य सिद्ध होगा। एक तो अच्छा खाना मिलेगा, ये सबसे अहम इस प्रकार का है। और स्वदेशी को उससे उत्तेजना मिली। मैं कोर्ट में एक बार गया था, तो फिर हमारा जो वकील था उसने कहा कि यहाँ कोकम शरबत अच्छा मिलता है, तो हम वही पियेंगे। पहले जमाने में ये कोका कोला वगैरह इसका प्रचलन ज्यादा था, लेकिन जब से कोकम शरबत आया है तो स्वदेशी को मानकर लोग ज्यादा वही पीते हैं, और वो उसी प्रकार से अवेलेबल है, उस पैकिंग में अवेलेबल है, ठंडा रहता है। तो ठीक है, स्वदेशी को अगर उत्तेजन देना है तो हमें इसके बारे में, मैंने इसकी श्रृंखला बनाई थी, स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धन, पिछले लॉकडाउन में। अब ये लॉकडाउन का माहौल कैसे चलेगा, क्या चलेगा मालूम नहीं है। आइसक्रीम में अगर नमक डालते हैं तो विरुद्ध नहीं होगा। प्लीज डिपेंडेंसी जरूरत की जगह लग्जरी होगी। जरूरत इसलिए है कि हम हर रोज बाजार में नहीं जा सकते, 2-3 दिन ज्यादा बाजार नहीं जा सकते, लेकिन मिट्टी के भी रेफ्रिजरेटर मिलते हैं, फ्रीज मिलते हैं, 3-4 दिन तक अच्छा रहता है। मैंने भी बहुत बार सोचा लेकिन खरीदा नहीं है अभी तक। लेकिन इसको एक बार सेट करना पड़ेगा कि इन दिनों सब्जी आएगी, तब तक ये टिकी रहेगी इस प्रकार से, और फिर उसके आधार पर ये सिलसिला होता है। तो काफी चीजें ऐसी है कि हमें फूड इंडस्ट्री से जानकारी हासिल होनी बहुत जरूरी है। अभी हम समाज पूरा क्या खा रहा है इसके बारे में सोचना है, और इसको परिवर्तन किस रूप से लाने, किस रूप में लाएंगे इसके बारे में भी सोचना है। तो ये सब निगेटिव पार्ट थोड़ा सा रहा, पॉजिटिवली कैसे देखना है इसको, ये थोड़ा सोचेंगे। तो परंपराओं को पुनरुज्जीवित करना पड़ेगा, वही सबसे अच्छा तरीका रहेगा।
और भारत में परंपराओं की काफी समृद्धि है। विभिन्न देशों में, विभिन्न जाति धर्मों में बहुत सारी परंपराएं हैं। तो बेहतर ऑप्शन है कि उन परंपराओं को हम पुनरुज्जीवित यही पे रुकते हैं। सोमवार को इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठुप्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ट्रेडिशनली सुखाकर सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, उसको उसके बारे में क्या सोचेंगे? शुष्क शाखा ये नित्य सेवनीय नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। बलदूरम शुष्क शाखा इस प्रकार। लेकिन जहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है वहां शायद इसके बारे में सोच सकते हैं, या अभी जो फ्रीज ड्राई की मेथड आई है वो शायद इसके बारे में सोचें। कसूरी मेथी इस प्रकार से मिलती है, टेस्ट अच्छी रहती है, ऐसा है। विरम्यते व्याख्यान